मित्रों नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं ईंधन के बारे में, स्पेशली जीवाश्म ईंधन के बारे में जो पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यह जीवाश्म ईंधन आया कहाँ से। तो आज से लगभग 6-6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जब दुनिया पर डायनासोर और जुरासिक पार्क का राज हुआ करता था और पेड़ पौधों में उस समय जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे। उन उस समय जो ऐसी वनस्पति पाई जाती थी और जैसे जीव पाए जाते थे, तो किन्हीं अज्ञात कारणों से या उल्का पिंड के टकराने से और पृथ्वी के उथल पुथल होने से ये सभी जीव पृथ्वी के गर्भ में दब गए, मतलब पृथ्वी के आंतरिक परतों में दब गए। और जिसके कारण सभी हानिकारक और बड़े बड़े जो जीव हैं वो सभी जीव नष्ट हो गए। उसमें पेड़ पौधे भी थे और विभिन्न प्रकार के जंतु, डायनासोर वगैरह ऐसे खतरनाक वाले जीव भी उस समय से, मनुष्य की उत्पत्ति उस समय नहीं हुई थी। तो आज से लगभग 6-6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो जीव मर गए, तो इसके बाद क्या हुआ कि समय समय पर भूस्खलन होता रहा, समय समय पर भूकंप आते रहे, जिससे पृथ्वी पर इनके ऊपर अलग अलग परतें बनती रही। और आपको पता है कि पृथ्वी अंदर से आज भी गर्म है, तो उनके ऊपर करोड़ों वर्षों से अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब जब पड़ा, तो इसके कारण अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो जल सकते थे वो आंशिक रूप से जल गए, और जो पिघल सकते थे वो आंशिक रूप से पिघल गए, और जो वाष्प बन के उड़ सकते थे उन्होंने वो वाष्पित हो गए, जिसके कारण गैसों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार वर्तमान में जिन ईंधनों का अपन उपयोग करते हैं, चाहे वो ठोस रूप में हो, चाहे द्रव रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, वो वास्तव में आज से 6 करोड़ वर्ष पूर्व एक जीवित संप्रदाय रहा होगा जंतुओं का। तो उनके नष्ट हो जाने के कारण वर्तमान में वो अब ईंधन बन गए हमारे लिए, तो हम ईंधनों का उपयोग करते हैं। ये अब जो आंशिक रूप से जल गए होंगे तो वो कोयला बन गए हैं, और जो पिघल गए होंगे तो वो तेल के रूप में, पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में जिसका अपन उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह का, और जो गैस के रूप में बदल गए, जो वाष्पशील हो गए, तो इनका उपयोग अपन प्राकृतिक गैस के रूप में करते हैं। वर्तमान में इन तीनों का उपयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं। तो क्योंकि ये जीवों से प्राप्त हुआ है इसलिए उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा, ईंधन किसे कहते हैं अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो वे सभी यौगिक जिसको जलाने पर ऊष्मा निकलती है उसको अपन ईंधन कहते हैं। एक आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो समझें। एक आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए? जो सस्ता हो, जो आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई परेशानी नहीं हो। ये ईंधन की महत्वपूर्ण एक आदर्श ईंधन की विशेषता होनी चाहिए। लेकिन दो विशेषता विशेष रूप से आपको याद रखनी है। एक आदर्श ईंधन में दो विशेषताएं होनी ही चाहिए। एक तो इसका ऊष्मीय मान अधिक हो। ऊष्मीय मान का मतलब इसको जलाने पर प्रति 1 किलोग्राम लकड़ी, 1 किलोग्राम कोयला और 1 किलोग्राम गैस है, तो 1 किलोग्राम गैस से ज्यादा ऊष्मा बनती है। तो जिसका ऊष्मीय मान ज्यादा हो वो ईंधन हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो आदर्श ईंधन की पहली विशेषता, ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। और दूसरी विशेषता, ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए। ज्वलन ताप का क्या मतलब है वो समझे। ज्वलन ताप का मतलब यह है कि कम से कम तापमान पर वो जलना शुरू कर दे। हम लाइटर, एक ही बार लाइटर जलाते हैं, लाइटर की एक छोटी सी चिंगारी से भी गैस जल जाती है। मतलब हमें ऐसा ईंधन चाहिए जो फट से कम तापमान पर ही जल जाए। हमें ऐसा ईंधन नहीं चाहिए जिसको कि बार बार फूकना पड़े और बार बार जलाना पड़े, बार बार बुझ जाए। स्पेशली बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। तो ऐसा ईंधन जिसका ज्वलन ताप कम हो और ऊष्मीय मान ज्यादा हो, जिसमें राख भी नहीं बने, जिसमें धुआं भी नहीं बने, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसा ईंधन आदर्श ईंधन कहलाता है। यह आदर्श ईंधन की विशेषताएं हैं। वर्तमान में हम जो जीवाश्म ईंधन काम में लेते हैं उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, समझे। तो ईंधन को ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन 3 भागों में बांटा है। ठोस ईंधन में अपन अध्ययन करते हैं कोयले का। कोयला मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है, लेकिन उस कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी है इसके आधार पर उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कोयला 4 प्रकार का हो सकता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन और एंथ्रेसाइट। पीट कोयला कोयले निर्माण की प्रथम प्रावस्था है। उसमें ये मतलब हाल ही में अभी अभी बनना शुरू हुआ है।
ऐसा कोयला जिसके ऊपर प्रेशर या दाब ज्यादा नहीं पड़ा है, उसमें कार्बन की मात्रा भी कम होती है, इसलिए जलते समय इसका ऊष्मीयमान भी कम होता है और यह राख और धुआं भी ज्यादा देता है, प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। इसलिए वर्तमान में सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको आंसर लिखना है स्वीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम, मतलब 30% से भी कम कार्बन इसमें पाया जाता है। दूसरे नंबर का उससे थोड़ा जो ठीक कोयला है, अच्छा कोयला है, वो है लिग्नाइट कोयला। उसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% पाई जाती है और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में लिग्नाइट कोयला ही पाया जाता है। तीसरे नंबर का इससे अच्छा वाला कोयला है वो बिटुमेन कोयला है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर होना चाहिए बिटुमेन। इसमें लगभग 40 या 50% से लगाकर 70% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जो कोयले की सबसे उत्कृष्ट प्रावस्था है, जो सबसे श्रेष्ठ कोयला है, उसको अपन एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं। यह बहुत ही कठोर होता है, इसका ऊष्मीयमान भी ज्यादा होता है, जलते समय बिल्कुल भी राख या धुआं नहीं देता और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा 90% से भी ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला कहलाता है। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक, तो ये है ठोस ईंधन। दूसरी अपन बात करते हैं द्रव ईंधन। द्रव ईंधन में सभी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या मिट्टी का तेल, मोमबत्ती जिसमें पैराफिन मोम होता है, गैसोहॉल, तारपीन का तेल, ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ कहलाते हैं। अब ये पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। मतलब चट्टानों से निकाले जाने वाले तेल को पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोलियम कहते हैं। अब ये पेट्रोलियम पदार्थ का संगठन क्या होता है, यह 3 से मिलकर बने होते हैं। तो मुख्य रूप से ये सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम पदार्थ। यह पेट्रोलियम पदार्थ जब पृथ्वी से निकलता है, ऐसी स्थिति में यह काले भूरे कलर का एक गाढ़ा द्रव होता है। इसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ध्यान रखना, प्रभाजी आसवन, इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पूरा मिश्रण होता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें पेट्रोल, डीजल, गैसोल, इसको पृथककरण की विधियों में मैंने आपको बताया था कि प्रभाजी आसवन क्या होता है। उसका डिटेल में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप प्रभाजी आसवन क्या है उसका डिटेल वहां अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। काला सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, अफीम को भी काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न किस प्रकार आता है, क्या ऑप्शन है, उसके आधार पर आंसर देना है। पेट्रोलियम को भी काला सोना कहते हैं और अफीम को भी काला सोना कहते हैं। तो पेट्रोलियम मुख्य रूप से एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये संगठन किसका है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तीसरी जो गैस ईंधन होता है, गैस ईंधन वर्तमान में खूब सारे प्रकार के हैं। कौन कौन से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गैस ईंधन, अच्छा, ठोस, द्रव और गैस में सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, एक आदर्श ईंधन कौन सा हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, गैस ईंधन, जो आसानी से जल भी जाता है, ज्वलनता ज्यादा होता है, न तो बर्तन काले होते हैं, मतलब न धुआं देता है न राख देता है। क्लियर। चलो, गैस ईंधन में सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पीजी का मतलब पेट्रोलियम गैस, समझे। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उसमें जब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सब निकल जाता है, तो लास्ट में जो गैस बच जाती है, उस गैस का नाम है पेट्रोलियम गैस। उस पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर जब सिलेंडरों में भरा जाता है, तो वो द्रव अवस्था में हो जाता है, इसलिए उसका नाम हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य संगठन, यानी इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्लियर। ध्यान रखना, एलपीजी एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। लेकिन आप समझे, जब सिलेंडर लीक होता है तो हमें गंध आती है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है, एक दुर्गंध आती है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि एलपीजी गैस के सिलेंडरों में यह दुर्गंध किसकी आती है, या जबकि एलपीजी जो है वो गंधहीन गैस है, तो ये दुर्गंध किसकी आती है। तो क्या होता है कि
जब गंधहीन गैस है और सिलेंडर लीक हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो पता करने के लिए उसमें विशेष प्रकार की दुर्गंध युक्त गैस मिलाई जाती है, जिसका नाम परीक्षा में पूछता है, मैं लिख देता हूं, वो है इथाइल मरकेप्टन। इथाइल मरकेप्टन यह एक दुर्गंध युक्त गैस है जो एलपीजी के सिलेंडरों को भरते समय उसमें मिलाई जाती है, ताकि कि जब गैस लीक हो तो इसके साथ यह गैस दुर्गंध युक्त बाहर निकलती है, जिससे हमें विशेष प्रकार की स्मेल आती है और हम कहते हैं कि सिलेंडर लीक हो गया है। दूसरा है सीएनजी। एनजी का मतलब होता है नेचुरल गैस, मतलब प्राकृतिक गैस। सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब उसको अत्यधिक दाब पर जब संपीड़ित किया जाता है, जब उसको भरा जाता है सिलेंडरों में, उस स्थिति में तो उसको कहते हैं उस समय सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य संगठन मेथेन होता है। अब कई बार प्रश्न ऐसा आता है, सीएनजी एलपीजी की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सीएनजी हल्की गैस है। हल्की गैस होने से पहला फायदा क्या कि यह प्रदूषण नहीं फैलाती, और साथ में अगर किसी कारणवश सीएनजी का सिलेंडर लीक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में चली जाती है, यानी कि दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती। जबकि एलपीजी अपेक्षाकृत भारी गैस है, ऐसी स्थिति में कमरे में ही बनी रहती है। जब कमरे में बनी रहती है तो जरा सा भी कम तापमान पर भी जब वो जल जाती है तो पूरा घर और पूरा सिलेंडर ब्लास्ट होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए यह ज्यादा हानिकारक गैस है। एक चीज और ध्यान रखें, जब हम खिड़कियां और दरवाजे वगैरह खोल देते हैं और सिलेंडर लीक है और ऐसी स्थिति में एलपीजी पूरे कमरे में फैली हुई है, तो वो खिड़कियां खोलने से या दरवाजे खोलने से वो गैस बाहर नहीं निकलती, वो इतनी भारी होती है कि धरातल पर जम जाती है। अगर कहीं कभी ऐसी घटना हो जाती है तो झाड़ू लगाकर गैस को बाहर निकालना जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप खिड़कियां दरवाजा खोलोगे तो ये गैस बाहर नहीं निकलेगी, आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, वो इतनी भारी गैस है, बिल्कुल धरातल पर आ जाती है, ये ध्यान रखें। तो एलपीजी और सीएनजी आपको समझ में आ ही गया, दोनों ही गंधहीन गैसें हैं, लेकिन दुर्गंध युक्त तो उसमें विशेष पदार्थ मिलाया जाता है, इथाइल मरकेप्टन आया हुआ प्रश्न है। अगली बात करते हैं ईंधन, कॉल ईंधन। कॉल ईंधन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मेथेन का मिश्रण है। अगला है भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। वायु अंगार गैस, इसका दूसरा नाम प्रोड्यूसर गैस है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 मतलब नाइट्रोजन का मिश्रण है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपको अच्छे से इसका संगठन याद करना है। संगठन यानी कौन सी गैस किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, ऐसा प्रश्न आता है। एक गैस है तेल गैस या ऑयल गैस, यह मेथेन, एथीन और एसिटिलीन से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार तीनों प्रकार के ईंधन यहाँ पर अपने पूरे हो गए। परीक्षा में प्रश्न इनके संगठन से संबंधित ही आते हैं। एलपीजी का उपयोग अपन घरों में सिलेंडर के रूप में करते हैं। सीएनजी का उपयोग सीएनजी गाड़ियों में सीट लगाकर वर्तमान में किया जा ही रहा है, और बाकी इन सभी गैसों का उपयोग भट्टियों में या विद्युत उत्पादन के लिए जहां जहां कोयले की आवश्यकता है और कोयला नहीं मिल पाता तो इन गैसों का उपयोग भी किया जाता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को जरूर इनसे जोड़ें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।